चलो 12th क्लास का बायोलॉजी का पहल का पाठ हम लोग शुरू से प्रारंभ करेंगे। पहल का पाठ का नाम क्या आपका? एक जीवों में जन्म। जीवों में जन्म। चलिए, जीवों में जन्म जानने से पहले ये तो अध्याय 1 का नाम हो गया जीवों में जन्म, रिप्रोडक्शन। अब इसके बारे में ध्यान से समझिए कुछ छोटी छोटी बातें। सबसे पहला जो चीज इसमें जानने के लिए दिया गया है कि कोई भी जीव जब पैदा होता है, यानी कि जब जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद उसकी एक प्रक्रिया होती है जीने की, प्रोसेस, और वो कई साल तक जिएगा, उसके जीवनचर्या पर निर्भर करता है। लेकिन कुछ भी हो, जो पैदा हुआ है एक दिन उसकी मृत्यु तय है, एक दिन उसकी मृत्यु। और जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जो ये कालखंड है, कालखंड मीन्स समय, ये जो ही समय है इसी को क्या कहा जाता है? जीवन अवधि। क्या कहा जाता है? जीवन अवधि। अब किसी जीव का जीवन अवधि अधिक होता है और किसी किसी जीव का जीवन अवधि बहुत। कैसे पता चलेगा किसका जीवन अवधि अधिक होता है, किसका जीवन अवधि कम होता है? तो ध्यान दीजिए, किसी भी जीव का जो एज है वो उसके शरीर के आकार पर निर्भर। यह बिल्कुल नहीं सोचना है कि जो शरीर के आकार में बड़ा होगा उसका उम्र भी अधिक होगा और जिसका शरीर का आकार छोटा होगा उसका उम्र। और यहां तक आपको यह भी नहीं सोचना है कि अगर दोनों बराबर आकार के हैं तो भी दोनों की उम्र बराबर होंगे, ये भी कोई जरूरी नहीं है। उदाहरण देकर के समझते हैं। एक कौवा और एक तोता का लगभग शरीर का आकार एक जैसा होता है। थोड़ा सा कौवा बड़ा होता है, काहे के लिए झूठ बोलेंगे। उसमें से अगर आप यह नोट करेंगे तो उसमें दिया गया है कि जो कौवा का उम्र है वो मात्र 15 साल है और वहीं पर जो तोता का उम्र है वो 140 साल। ऐसे बहुत सारे जीव का लिस्ट है कि बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं, जैसे कि दिया गया है कि आम का पेड़ पौधा जो है उसका 200 साल तक का उम्र है। लगभग दिया गया है कि एक जो पादप है जिसको हम लोग पीपल बोलते हैं वो लगभग 2500 वर्ष तक जीता है। एक वृक्ष है और उस वृक्ष का नाम है लारिया वृक्ष। कौन सा? लारिया नामक जो वृक्ष है उसका जो उम्र है वो 11,200 साल तक। कितना? तो एक श्रृंखला बन जाती है कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो कि मिनटों में मर जाते हैं, कुछ दिन तक चलते हैं, कुछ जीव एक दिन की जीवन अवधि होती है, किसी की कुछ सप्ताह की, किसी की महीना की, किसी की कुछ साल की, और यही प्रक्रिया चलते रहती। एक चीज तय है कि जो जन्म लिया है वो एक दिन। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो खंड है वो क्या कहलाएगा? बोलिए। तो अब सबका जो जीवन अवधि है वो आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। जीवन अवधि आप लोग याद करते रहेंगे। फिर उसके बाद एक दूसरा बात आता है जो कि सोचने लायक, कि कोई भी जीव जो है जो जन्म देता है, ये तो जन्म लिया, और ये जिसके द्वारा ये जन्म लिया, तो जो पैदा करता है उसे क्या कहा जाता है? जनक। उसी को कहा जाता है पेरेंट्स। आप हमको देखो ना, हम ओरिजिनल इधर हैं, आप डिबिया के शक्ल में कहां पड़े हुए हैं? आप हमको देखो। चलिए, तो लेकिन यहां पर क्या है कि वो तो जनक हो गया, लेकिन एक चीज, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एक कोशिकीय जीव, आपका भी ध्यान अभी उधर है। रुक जाए कुछ देर कि तब दिमाग सेट हो जाए कि हमको देखना किधर है।
चले आइए। हाँ, ध्यान से, ओरिजिनल चीज पर ध्यान नहीं। तो एक बैक्टीरिया होता है जो कि एक खंड से जब ये बढ़ेगा तो कितने खंडों में टूट जाएगा? 2 खंडों में टूट गया, फिर ये बढ़ेगा, अब ये 2 खंडों में टूट जाएगा। तो आप एक चीज नोटिस करिएगा, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, ये तो बढ़ते जा रहा है। अब बढ़े घटे वो एक अलग चीज है, लेकिन मेन चीज ये रखिए कि सर अभी आपने बोला कि जो पैदा होता है उसका मरना तय है, तो वो चीज आपका यहां पे कहां लागू हो रहा है? बहुत सारी बैक्टीरियाएं हैं, बहुत सारे जीव हैं जो कि द्विखंडन बहुखंडन के माध्यम से वो बढ़ते जाते हैं, तो मर कहां रहे हैं? तो वैसे जीव का जो जीवन काल होता है वो अनंत तक होता है, वैसे जीव मरते नहीं है। तो वैसे जीव को क्या कहा जाता है? अमर, इमोर्टल, जो खत्म नहीं हो सकता है। तो ये जीवन अवधि इन ऐसे जीवों पे लागू नहीं होता है। बात क्लियर हो गया? इमोर्टल। चलिए ठीक है, अब इसके आगे हम लेके चलते हैं। इसके आगे क्या है कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि अगर कोई भी जीव प्रजनन करता है, कोई भी जीव क्या करता है? प्रजनन। उस प्रजनन का करने का मकसद क्या होता है? प्रजनन का जो लक्ष्य होता है, इंटेंशन, ये क्या होता है? तो बिल्कुल ओरिजिनल बात नहीं बताना है, ओरिजिनल बात बिल्कुल नहीं बताना है। क्या बोलना है? झूठ। ओरिजिनल बात सब प्रजनन क्यों करते हैं? आनंद के लिए। क्या आप भी बकवास ऐसा प्रश्न करते हैं? कोई भी शख्स के चक्कर में क्यों भागता है? आनंद के लिए। हो गया आपका जवाब? तो आप इसको इतने पर रहने देते हैं, ये अपना अपना विचार है। लेकिन इस प्रजनन का लक्ष्य मतलब ये अंतिम तक कहां तक जाएगा? ये लॉन्ग रेंज में देखिए इसका क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है। तो सबसे पहला जो बात है, इस पृथ्वी पर अगर आपको जीवन बरकरार रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रजनन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे लोग जिस अनुपात में लोग जन्म लेते हैं मरते भी हैं। अगर सिर्फ मरने लगे और जन्म लेना अगर बंद हो जाए तो जीव की संतति इस पृथ्वी से क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो प्रजनन अस्तित्व को बनाए रखता है। प्रजनन का पहला लक्षण क्या हुआ? पहला लक्ष्य क्या हुआ? पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को बनाए रखना। क्लियर होता जा रहा? चलिए दूसरा ये है जाति क्षमता। जाति क्षमता, हमारे यहां जब प्रजनन होता है तो जाति क्षमता का मतलब यह होता है कि हमारे यहां अलग अलग प्रकार के जीव उपलब्ध हैं। अलग अलग प्रकार के जीव, जब अलग अलग प्रकार के जीव हैं तो एक ही प्रकार के जीव अगर इस दुनिया में बढ़े और एक प्रकार न बढ़े तो धीरे धीरे हम लोग किस कगार पर चले जाएंगे? कोई एक प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। जैसे हमारे यहां का जो आम इंसान है वो मुर्गा खाता है, करोड़ों के संख्या में मुर्गा कटते हैं प्रतिदिन। इसका मतलब कि उनकी मृत्यु प्रतिदिन उतनी हो रही है, चाहे किसी के लिए भी हो रही हो, जिसमें मनुष्य पहले आता है। तो बहुत सारे मुर्गा फार्म भी तो लगाए गए, अंडा का सेलिंग होता है बहुत ज्यादा, पोल्ट्री फार्म तो लगाए गए, मछली लोग खाते हैं ज्यादा, तालाब भी तो खुलवाया जा रहा है सरकार के द्वारा। क्योंकि जिसका डिमांड जितना होगा, जितना उनकी सप्लाई हो रही है, उनके पैदावार पर भी तो ध्यान दिया जा रहा है। अगर पैदावार पर ध्यान न दिया जाएगा, जन्म पर ध्यान न दिया जाएगा तो एक समय के बाद क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी। तो दूसरा का कारण क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार की जातियों में संतुलन बना रहे। ठीक। तीसरा का विभिन्नताएं बरकरार रखना। क्या चीज? अब आप कहेंगे ये कौन सी विभिन्नताएं? देखिए, जब जब अलग अलग माहौल में जब लोग पैदा होते हैं, जैसे पुराने समय में जब लोग पैदा होते थे तो वो अपने जमाने की बात क्या बताते थे? अरे तुम लोगों को क्या पता, हम लोग समाचार पहले रेडियो पे सुनते थे, टीवी था ही नहीं। और उनको लगता है कि बहुत अजीब दुनिया हो गई है, और उनको उनके माँ बाप क्या सुनाते होंगे? अरे तुम्हारे पास तो ये रेडियो मिल गया, हम लोगों के जमाने में तो रेडियो था ही नहीं। आई बात समझ में? रेडियो था ही नहीं।
पिछले चले जाएं, उसको छोड़ देते हैं, हम लोग अपने टाइम पे आते हैं। आज जितना बेहतर बाइक आप चला लेंगे आपके पापा से नहीं चलेगा, जितना बेहतर आप तर्क कर लेंगे शायद आपकी मम्मी नहीं कर पाएंगी, कुछ अपवाद छोड़ के। काहे? क्योंकि जनरेशन गैप हो जाता है ना। जब नए नए जीव अलग अलग समय में पैदा होंगे तो उनमें ये गुण होगा। आज बहुत सारे बच्चे मोबाइल चलाते हैं, अब बहुत आसानी से चलाते हैं, उसमें बहुत सारा उसको डिप्रेशन नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि आपके पापा भी उतने बेहतर चला लेंगे? तो अलग अलग समय में जो जातियां पैदा होंगी, जो जीव पैदा होंगे, वो उस समय के गुण से परिपूर्ण होंगे, सीख लेंगे। और बाहर वाला व्यक्ति जो जनरेशन गैप हो चुका है, वो बहुत ज्यादा भी अगर सीखना चाहेगा तो उतना हो नहीं पाएगा। बात समझ में रहा है? चलिए ठीक है। तो विभिन्नताएं बरकरार रहनी बहुत जरूरी है पृथ्वी पर। आगे चलते हैं। जनसंख्या संगठन क्या कहा जा रहा है? जनसंख्या संगठन। अब देखिए जनसंख्या संगठन में क्या है कि जिस प्रकार से पैदा हो रहे हैं लोग वैसे मर भी रहे हैं। तो हमारे यहां 3 प्रकार को बांट के बताते हैं हम आपको। सबसे पहला कुछ बच्चे हैं, दूसरा का ग्रुप है नौजवानों का, और तीसरा का ग्रुप है बूढ़ों का, बूढ़े लोगों का। अब ये जो 3 अवस्थाएं हैं, अगर बच्चे पैदा नहीं होंगे तो धीरे धीरे क्या होंगे? बूढ़े निकल लेंगे, जवान एक समय के बाद बूढ़े हो जाएंगे, और नए तो आप पैदा करना कम कर दिए हैं, तो जवान भी कम होंगे, बूढ़े भी कम होंगे, रेशियो गड़बड़ा जाएगा ना। तो जितने बूढ़ों की संख्या है, बूढ़े लोगों की संख्या है, उसी रेशियो में नौजवानों की होनी चाहिए, और मृत्यु के अनुपात में ही हमारे यहां जनसंख्या वृद्धि होनी। ऐसे हमारे यहां लोग मेहनती हैं। हाँ, जो कुछ नहीं करता वो भी प्रोडक्शन के काम में लगा हुआ है, समझ रहे हैं ना? बस बिल्कुल बेरोजगार कोई नहीं है, खाली कोई नहीं बचता है। और जनसंख्या बढ़ने पर भी एक बहुत बड़ा रीजन है, मजाक में न लिया जाए, इसको थोड़ा सा सीरियस चर्चा करें कि गरीब बस्तियों में सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ते हैं, अमीर बस्तियों में कम। अब आप कहोगे कि सर क्या पढ़ा रहे थे आप, कहां चले गए? नहीं, एक छोटा सा टॉपिक है, वो जिक्र करना जरूरी है, बहुत पहले हम जिक्र किए भी थे। अमीर लोगों के पास इंटरटेनमेंट के लिए, समय बिताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, टीवी है, वो काम है, अलग अलग वो अपना टाइम बिता लेते हैं। लेकिन जिनके यहां टाइमिंग नहीं है तो इंटरटेनमेंट के नाम पे एक दूसरे के पास वक्त बिताने के अलावा और कोई समय नहीं रहता है, जिसके वजह से हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, जिसके वजह से गरीब बस्तियों में जनसंख्या में वृद्धि होती है। आप भी उनको सुख साधन दे दीजिए और एजुकेशन दे दीजिए, वहां पर भी जनसंख्या कंट्रोल किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि उनके पास एक दूसरे के साथ रहने के अलावा टाइम पास करने का कोई दूसरा उपाय है नहीं है, हजार वर्ष के उनके पास संसाधन नहीं है। ठीक है, अब एक लास्ट चीज बता रहे हैं जिसको कहा गया है प्रतिस्थापन। क्या कहा गया है? प्रतिस्थापन का मतलब एक शब्द आप लोग समझिए कि बहुत सारे जो हमारे बचपन में हम लोग जहां पर शुरू से रह गए हैं, हमारे मम्मी पापा, अचानक उनका जगह चेंज करवाइएगा ना, वो बढ़िया से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। ऐसा समझ में? तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि हम विभिन्न प्रकार के वातावरण में जिए हैं, तो हम किसी और नए वातावरण में जाएंगे तो हम उसके अनुकूल क्या हो सकते हैं? ढल सकते हैं एक निश्चित समय तक, एक निश्चित समय तक। लेकिन जब वो ज्यादा देर हो जाएगा तो हम लोगों को ढलने में समस्या होगी। हम लोगों को ढलने में क्या होगी? समस्या। प्रतिस्थापन का नाम आपको एक मनोविज्ञान का एक उदाहरण देते हैं, बढ़िया से एकदम एग्जाम्पल समझिए। मां जो होती है उसी के गर्भ से बेटा भी पैदा होता है और उसी के गर्भ से बेटी भी पैदा होती है। लेकिन ध्यान दीजिए क्या होता है कि जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, 8 साल का, 10 साल का, जैसे जैसे वो शुरू होता है तो उसको मम्मी से दूर किया जाता है। वो कितना अटैच था बचपन से लेकर के मम्मी के साथ, सारा काम पीठी पे पेट पे झूल रहा था, साथे सो रहा था। लेकिन एक समय के बाद उसको यह बताया जाता है कि अब तुम अलग कमरे में सोओगे, अलग बेड में सोओगे। ऐसा समझ में? अचानक उसको उसकी मम्मी से दूर किया जाता है, क्योंकि अब उसके अंदर हार्मोनिक चेंजेस आ रहे हैं।
वो अलग अलग चीजें फील करेगा तो उसको अलग कर दिया जाता है। तो एक समय के बाद लड़का अपनी मम्मी से दूर हो जाता है। पल भर के लिए उसको अजीब लगता है लेकिन ठीक हो जाता है। लेकिन वहीं पर जब उस लेडीज की, उस औरत की जब एक बेटी पैदा होती है तो एक बेटा की तरह 10-12 साल तक रहती है, और वो दोनों स्त्री ही है, तो वो एक दूसरे की फीलिंग को समझ सकती है, एक दूसरे की फीलिंग को समझ सकती है। तो वो बेटी और वो मां दोनों स्त्री है, एक दूसरे की फीलिंग समझ लेती है, जिसकी वजह से वो बेटी मां के साथ बहुत ज्यादा समय तक वो उनके साथ रह लेती है। बचपन में भी, जवानी की अवस्था में भी, या उस बेटी का उम्र ज्यादा रहा और मम्मी का सेहत बढ़िया रहा तो 40 की उम्र में भी वो अपनी मम्मी के साथ सो सकती है। तो बेटी का बॉन्डिंग मां के साथ बचपन से लेकर के अंतिम क्षण तक रहता है, लेकिन बेटा को एक समय के लिए दूर कर दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो वो जितना जल्दी आप हटा लेंगे ना तो अनुकूलन बन जाता है रहने का, लेकिन एक लंबे समय के बाद अगर आप किसी को दूर करेंगे तो वो जीवन भी ऐसा ही है। आज टेक्नोलॉजी का युग है, किसी बाबा को और या अपने चाचा को और पापा को दे दीजिएगा, आपकी तरह बाइक नहीं चला पाएंगे, या आप जितना तेजी से कोई नई नई चीज को सीख लीजिएगा शायद वो ना सीख पाए, या शायद वो जो काम कर पाते हैं वो आप ना कर पाए। तो प्रतिस्थापन यानी कि अलग अलग माहौल में अपने आप को जल्दी से जल्दी ढाल लेना। बस समझ में रहा है? अब मैं आपको पुनः समझाता हूं कि सर ये बातें तो हो रही हैं, इसमें जन्म किधर है? बाबू, बिना जन्म के जन्म हुआ तो वह प्रक्रिया जिससे कोई जीव अपनी संतति, अपना खानदान और अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए जिस कार्य से अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न करता है, उस कार्य को, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन या प्रजनन, रिप्रोडक्शन। और उसी विधि से हम भी दुनिया में आए हैं। तो मां बाप अपने अंश हमारे रूप में छोड़ गए, हम अपने अंश अपने बच्चा बच्ची के रूप में छोड़ जाएंगे, और यही प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। और यही जन्म मृत्यु यही जीवन काल चलते रहता है, और हमारा यह मकसद पूरा होते रहता है। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कितने प्रकार के होते हैं। जन्म कितने प्रकार के होते हैं, जरा सा ध्यान से देखिए। जन्म 2 प्रकार के होते हैं। जन्म कितने प्रकार के होते हैं? जन्म 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसको कहा जाता है लैंगिक जनन, और एक को क्या कहा जाता है? अलैंगिक जनन, है ना। इसी जनन को या प्रजनन को रिप्रोडक्शन, एक हो गया लैंगिक जनन और एक हो गया हम लोगों का। ठीक, और हम आपको एक बात बताते हैं, सजीवों के संरचना यानी कि बनावट, उसके निवास स्थान, उसके कार्य करने की शैली बहुत अलग अलग होती है। अलग अलग जीवों में होती नहीं होती है? अलग अलग जीव की कार्य करने की शैली, उसकी बनावट, जीवनचर्या अलग अलग होती है कि नहीं होती है? हाँ ना बोलते रहिए, बोल सकते हैं, होते हैं। अब जरा सा ध्यान दीजिए, इसी आधार पर प्रजनन की जो क्रिया भी होती है वो 2 किस्म से होती है, लैंगिक और। तो प्रजनन तो 2 प्रकार की हो गई, लैंगिक और अलैंगिक। मैं आपके साथ एक छोटा सा बात जिक्र करता हूं, जरा सा समझिए। एक एक करके अध्ययन करेंगे कि लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको अलैंगिक जनन पढ़ाऊंगा, है ना। अलैंगिक जनन को यहां पर कहा गया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। अब देखिए क्या है, इसके बारे में छोटा सा जिक्र कर ले, फिर उसके बाद हम लोग इसका प्रकार पढ़ेंगे। देखिए, इस प्रकार से अलैंगिक जन्म से जो आप संतति पैदा करेंगे, क्या पैदा करेंगे?
संतति। संतति का यहां पर मतलब यह हुआ, जो आप अपना बच्चा पैदा करेंगे, जो जीव पैदा करेंगे, उसको संतति कहेंगे। क्या कहेंगे? हम अपने मम्मी पापा के क्या हैं? संतति, संतान। हम उनके जीव हैं, उनके अंश हैं, हम उनकी संतति हैं। अभी हमारे बच्चे नहीं है तो नहीं बोल सकते कि हमारी संतति है। हम खुद संतति हैं अपने मम्मी पापा के। ये संतति अगर अलैंगिक जन्म से अगर आप पैदा हुए हैं, तो हम तो अलैंगिक जन्म से पैदा हुए नहीं, मतलब जो पैदा हुए हैं, मान लीजिए, प्रकार तो जानते नहीं है, जो इस प्रकार से पैदा हुए हैं उसका शारीरिक आकारिकी, जिसको कहा जाता है आकारिकी, यानी कि शरीर का बनावट, और अनुवांशिकी, अनुवांशिकी दोनों एक जैसा होगा। दोनों, आम से कभी महुआ पैदा होगा, आम से जब पैदा होगा, आम पैदा, तो उनका आकार और उनका गुण, अनुवांशिकी गुण, अंदरूनी गुण, वो दोनों गुण क्या होगा? एक जैसा होगा। और ध्यान दीजिए, जिस एक जीव से दूसरा जीव, दूसरा से तीसरा जीव शारीरिक और अनुवांशिकी रूप से बिल्कुल एक जैसा हो, तो वैसे ही जीव को क्या कहा जाता है? वैसे ही जीव को कहा जाता है क्लोन। वैसे ही जीव को क्या कहा जाता है? क्लोन। बताइए, वैसे जीव को क्या कहते हैं? वैसे जीव को हम लोग कहते हैं क्लोन। बातें समझ में आई? तो अलैंगिक जन्म में ही क्लोन पैदा। चलिए क्लोन को समझ लेते हैं। क्लोन क्या है? जब एक जनक से जो संतति पैदा हो, उस संतति से जब दूसरी संतति पैदा हो, तीसरी पैदा हो, और अगर आकारिकी और अनुवांशिकी रूप से सब एक जैसे हैं, तो वैसे जीव को क्या बोलेंगे? क्लोन बोलेंगे। और ये जो क्लोन है वो अलैंगिक जन्म में ही संभव हो सकते हैं। आगे चले, आगे की कहानी सुनिए। देखिए, अलैंगिक जो जन्म है इसमें समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? हाँ, हम आपको विभाजन एक बार समझाएंगे बिल्कुल बारीक तरीके से, लेकिन यहां पर समसूत्री विभाजन का मतलब समझिए आसान भाषा में। समसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि एक जीव में जितना गुण है बिल्कुल उतना गुण अगले वाले में, कोई नया गुण नहीं जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम, जीरोक्स। बात समझ में? तो इस प्रकार के अगर विभाजन हो रहे हैं तो इसको कौन सा विभाजन कहा जाता है? समसूत्री विभाजन। तो हम लोग तो अपने मम्मी पापा से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि हम लोग तो अलैंगिक जन्म से नहीं, हम लोग लैंगिक जन्म से पैदा हुए, तो हम तो उसका चर्चा ही नहीं करना चाहते अभी। क्या हो गया जी? तो जो समसूत्री विभाजन में बिल्कुल उसी प्रकार के गुण अगले वाली पीढ़ी में जाएगी, उस विभाजन को क्या कहेंगे? तो अलैंगिक जन्म में आकारिकी और अनुवांशिकी सभी जीवों का बराबर होता है, एक जैसा होता है, इसीलिए हम उसे क्लोन कहते हैं। और अलैंगिक जन्म में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है, बिल्कुल वही गुण आगे ट्रांसफर होगा। छोटी छोटी जानकारी ले लीजिए। अलैंगिक जन्म जो है, अलैंगिक जन्म ये निम्न स्तर का जन्म है। ये कैसा जन्म है? निम्न स्तर का जन्म। तो जाहिर सा बात है कि अगर इसको निम्न बोला गया तो लैंगिक जन्म को बोला जाएगा उच्च स्तर का। तो निम्न क्यों कहा गया और उच्च क्यों कहा गया, इसका हम चर्चा करेंगे, समय के साथ हर चीज का जवाब मिल जाएगा। अगर कहे तो आगे चले। अलैंगिक जन्म जो होता है वो कशेरुकी जीवों में नहीं पाया जाता है। कशेरुकी या कुछ कुछ अकशेरुकी। अब कहेंगे कशेरुकी, अकशेरुकी क्या होता है? जिसमें कशेरुकी का मतलब होता है कि जिस जीव में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है हम उसे निम्न स्तर का जीव कहते ही नहीं है। तो जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है हम उसे क्या कहते हैं? उच्च स्तर का जीव। और बहुत सारे ऐसे अकशेरुकी भी हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, फिर भी वो
उच्च स्तर में आते हैं। यानी कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि निम्न स्तर में। तो इससे यह पता चल गया कि टोटल कशेरुकी और एक हद तक अकशेरुकी जीव अलैंगिक जनन नहीं करते हैं। मतलब वो एक बड़ा पैमाना है जो लैंगिक जनन करता है। कुछ भाग ऐसे हैं जीवों के जिसमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो धीरे धीरे जब हम लोग जिक्र करेंगे ना जनन के प्रकार में, तो थोड़ा सा क्लियरिटी आएगा। तो दो तीन बात बता दिए तो अलैंगिक जनन समझ गए। एक छोटा सा बात बताते हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा अलग अलग होते हैं और अलैंगिक जनन में नर मादा होते ही नहीं, एक ही होते हैं। बात समझ में? यानी कि नर में से नर युग्मक निकलता है और मादा में से मादा युग्मक। इसमें नर और मादा होते हैं और इसमें से नर युग्मक प्राप्त होता है और इसमें से मादा युग्मक। और ये दोनों युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो इसको कहा जाता है संलयन। क्या कहा जाता है? और इसमें तो नर मादा होता ही नहीं है। तो जब इसमें नर मादा होता ही नहीं है तो हम यह कह सकते हैं कि इसमें युग्मक नहीं होते हैं। युग्मक नहीं होते हैं का मतलब कि इसमें संलयन नहीं, संलयन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। बिना उधर समझाए हम नहीं समझा पाते। तो इसमें संलयन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। शायद आप अच्छा से समझ रहे होंगे। समझ आ रहा बात? अगर आप चाहें तो लास्ट में आपको मौका दे देंगे, आप जो पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है। तो जनन आपको कितना प्रकार का बताया गया? प्रजनन कितना प्रकार का बताया गया? कौन कौन सा? लैंगिक जनन और अब चलिए, तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले अलैंगिक जनन पढ़ेंगे। तो क्या ये वाली चीजें मिटा दें? चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। तो आपके जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ये जो अलैंगिक जनन है, ये अलैंगिक जनन के भी अलग अलग प्रकार हैं। तो एक एक करके पढ़ा जाए। तो अलैंगिक जनन का एक प्रकार है जिसे कहा जाता है विखंडन। जिसे क्या कहा जाता है? विखंडन। तो अलैंगिक जनन का जो सबसे पहला है उसे हम क्या कहेंगे? इसी को कहा गया है फिजन। क्या बोला गया है जी? अब जरा सा ध्यान से समझिए कि विखंडन जो है अलैंगिक जनन का ही एक भाग है। तो हम तो स्पष्ट कहेंगे कि विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। तो फिर आप कहोगे कि फिर इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। विखंडन में जो जीव होता है, जो विखंडन में जो जीव होता है, एक जीव, वो आगे चल के कितने भागों में टूटता है? फिर वो आगे चल के कितने भागों में टूटता है? दो। ये इमोर्टल वाला, अमर वाला। तो जब एक जीव दो में टूटे तो हम उसे कहेंगे द्विविखंडन। क्या कहेंगे? और कभी कभी एक ही जीव एक से मतलब दो से अधिक इस बैरियर को तोड़ा। तीन नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 10 भी बन गए, क्षमता के मुताबिक, आकार के मुताबिक, एनर्जी के मुताबिक। तो ऐसी घटना जब हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? बहु। तो विखंडन के भी तो दो भाग हो गए ना। तो विखंडन मतलब वो अलैंगिक जनन जिसमें एक जीव टूट के दो भाग में बटे या दो से, तो वो तो विखंडन हो गया। क्या हो गया? वो विखंडन हो गया। और विखंडन में खास बात, कुछ जीव ऐसे होते हैं कि सड़ते गलते हैं तो उसमें से अलग अलग चीजें निकल जाती हैं। तो कभी दो या कभी दो से अधिक। अब आप कहोगे अच्छा ऐसा कैसे? तो हम आपको बताते हैं कि ऐसा कैसे। एक जीव है जिसका नाम है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डाइटम। क्या दिया गया है? तो इसके द्विखंडन में क्या आएगा? अमीबा। अमीबा के बाद
पैरा, पैरामीशियम, पैरामीशियम के बाद क्या आया? युगलीना, युगलीना के बाद क्या आया? डाइटम, डॉट डॉट इत्यादि। तो ये वो अलैंगिक जनन है। अलैंगिक में विखंडन, विखंडन में अब बहुविखंडन के लिए बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसमें दिया गया है प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस, क्या दिया गया है? प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस, ये बहुविखंडन है। और अगर टोटल मिला देंगे तो क्या है? विखंडन है। तो कोई पूछेगा विखंडन क्या होता है, तो आप कहेंगे कि विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसके अंतर्गत कोई जीव एक से दो भाग में या एक से अधिक भाग में खंडित होता है। ठीक, तो द्विखंडन वाला अलग अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, डाइटस, और बहुविखंडन में आ गया प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस। ऐसे बहुत सारे जीव हैं, पर दोनों मिला देंगे तो वो विखंडन में आएंगे। बोलिए, आपको अलैंगिक जनन में आपको विखंडन समझ में आया? तो अलैंगिक जनन का आपने एक प्रकार समझा जिसका नाम है विखंडन। चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे दूसरा प्रकार। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे छोटे? अभी हम लोग पढ़ेंगे दूसरा प्रकार। अब दूसरा में क्या दिया गया है? तो दूसरा में दिया गया है मुकुलन। क्या दिया गया है? मुकुलन। और मुकुलन को ही यहां पर कहा गया है बडिंग। इसको मिटा दे। हाँ, क्या कहा गया है? मुकुलन। तो दूसरा का कहा गया है मुकुलन, बडिंग जिसको हम लोग कहते हैं। मुकुलन में देखिए ऐसे वास्तव में होते दो भाग हैं। कितने भाग होते हैं? तो सबसे पहले समझेंगे मुकुलन क्या होता है। तो जाहिर सी बात है पहला लाइन तो सब में लगेगा। मुकुलन एक प्रकार का, ठीक। अब इसके आगे इसके गुण के मुताबिक इसका हम जवाब बनाएंगे, समझ रहे हो ना? ठीक है। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए कि कोई यहां पर जीव है, पेड़ है, डाढ़ा है, चाहे जो कुछ भी मान लीजिए, जमीन से लगा हुआ है, जमीन से, और इसमें बाहरी से एक वैसे चीज निकल गया, एक या दो या एक से या दो से अधिक। तो ये जो बाहरी निकला हुआ भाग है ना, इसको कहा जाता है मुकुल। क्या कहा जाता है? बोलिए जी, क्या कहा जाता है? मुकुल। समझ गए? कभी कभी यह मुकुल बाहर की तुलना में कभी कभी अंदर हो जाती है। क्या हो जाती है? अंदर हो जाती है। तो ये बाहरी है तो बाह्य मुकुल, और अंदर है तो अंतः मुकुल। मुकुल इस चीज का नाम है सिर्फ, ठीक है ना? अब जरा सा ध्यान दीजिए कि ये बाहरी वाला इस पूरे शरीर से टूट के नीचे गिर गया, और कुछ समय के बाद ये जो मुकुल है, टूटा हुआ भाग, फिर से उसके पहले जैसा है वो जीव बना दिया। तो जीव बना दिया तो ये छोटा सा भाग को हम कहेंगे मुकुल। और जब ये इसके शरीर से अलग होकर के जब ये एक नया जीव बना देगा, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो जब बाहरी वाला जीव पूरा शरीर बना दे तो हम इसको कहते हैं बाह्य मुकुलन। क्या कहते हैं जी? बाह्य मुकुलन। और अंदर वाला अगर जीव बना दे तो उसे हम कहेंगे अंतः मुकुलन। आपको बात समझ में आया? आपको बात समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब हम आपको एक बात बताते हैं, जिसको आप यहां पर मुकुल बोल रहे हैं, इसकी एक बड़ी रोचक सी बात है जो कि आपको जाननी चाहिए। अब वो सोचने वाली बात क्या है, जैसे कि पहले बाह्य मुकुल समझ लेते हैं। तो बाह्य मुकुल में एक जीव होता है, इसमें बहुत सारे नहीं होते। बाह्य मुकुल में जैसे एक जीव है और उसका नाम है हाइड्रा। क्या नाम है? तो हाइड्रा जीव में कौन सा प्रजनन पाया जाता है? तो लैंगिक, अलैंगिक में अलैंगिक, अलैंगिक में
मुकुलन में बाह्य मुकुलन। अब आपको हम बताते हैं कि अंतः मुकुलन में क्या होता है। अंतः मुकुलन के लिए एक जीव होता है जिसे कहा जाता है स्पांजिला। क्या कहा जाता है? स्पांजिला। और यह स्पांजिला वो जीव है जिसने अंतः मुकुलन पाया। पर मैं आपको यहां पर एक छोटी सी बात बताऊंगा। देखिए बाह्य मुकुलन में क्या है या अंतः मुकुलन में, देखिए बाह्य मुकुलन में एक छोटी सी चीज है। बाहरी ये जो है, अगर ये बड़ा है, ये मुकुल जिसको कहा गया है, इसको जब ये बड़ा है और ये जीव बना है तो ये बाह्य मुकुलन। लेकिन कभी कभी ये जो मुकुल होता है ये छोटी चुकी होता है। क्या होता है? तो जब ये छोटी चुकी होता है ना तो इसको टोरूल कहा जाता है। ये छोटी चुकी है तो इसको क्या कहा जाता है? टोरूल। अरे बड़ है तो बिल्कुल है, छोटी चुकी रहता है तो इसको क्या कहते हैं? टोरूल। कभी कभी ये बड़ा का जब पेड़ बना देता है या जीव बना देता है बड़ा वाला, तो बाह्य मुकुलन तो बोलते हैं। लेकिन बाह्य मुकुलन से एक नया चीज निकल करके आया कि अगर ये मुकुल छोटी चुकी है तो हम उसको बोलेंगे टोरूल। क्या बोलेंगे? और ये टोरूल अगर जमीन पे आ गया, अब फिर ये पहले जैसा जीव बना दिया, तो कहेंगे तो बाह्य मुकुलन ही। लेकिन जब ये मुकुल छोटी चुकी है तो हम उसको टोरूल कहेंगे, और उस टोरूल के वजह से जो जीव बना है ना, उस विधि को क्या बोलेंगे? टोरुलेशन। क्या बोलेंगे? ठीक है। जो टोरुलेशन है ये वास्तव में अंतः मुकुलन में आता है कि बाह्य मुकुलन में? ये आता है बाह्य मुकुलन में। क्या आता है? ये आता है बाह्य मुकुलन में। ठीक है, कोशिश तो बढ़िया कर रहे हैं। तो ये आया बाह्य मुकुलन में, जिसको हम लोग बोलते हैं टोरुलेशन। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि मुकुलन क्या है। मुकुलन में आपको एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कुछ कुछ जीव का। बड़ी दुख होता है इस बात का जब जीव का नाम बोला जाए और वो हमें जीव दिखाई। कितना अच्छा होता ना, गाय भैंस बकरी मुर्गा खसी नाम लिया था तो दम दम समझ में आता, किसी दिखाई देता है। टेक्नोलॉजी का आप सही उपयोग करिए, उसके माध्यम से एक न एक दिन आपको सब दिखाई। अभी इसको हम लोग समझ लेते हैं। बहुत चीजों का अभाव है, पर अभाव का रोना रोने से कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपको एक तीसरा प्रजनन पढ़ाएंगे। किस चीज में? किस चीज में? अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में। अब अलैंगिक जनन में तीसरा चीज क्या है, जरा सा ध्यान दीजिए। अलैंगिक जनन में तीसरा चीज है जिसको कहा जाता है बीजाणु जनन। क्या कहा जाता है? हाँ, स्पोर्स कहा गया है इसको, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, SPORES, स्पोर्स। अब बीजाणु जनन में जरा सा हम देखेंगे कि बीजाणु जनन क्या होता है। तो क्या बोलेंगे हम? पहला लाइन, बीजाणु जनन एक प्रकार का, ये तो लाइन पहले बोलेंगे। अब इसके अंतर्गत पढ़ लेंगे, वही चीज जोड़ के परिभाषा बना लेंगे। कोई दिक्कत? जैसे कि अगर हम लोगों को विखंडन का बनाना होता तो विखंडन का कोई बोल देगा, बताओ परिभाषा। तो विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसके अंतर्गत कोई एक जीव अपने आप को विघटित करके दो या दो से अधिक नए जीव का निर्माण करता है, उसे विखंडन कहा जाता है। मुकुलन बताइए किसे कहा जाता है? तो पहला लाइन, मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें कोई जीव में अंतःवर्धी भाग या बाह्यवर्धी भाग, जिसे मुकुल कहा जाता है, अगर वह उसके शरीर से अलग होकर उसी प्रकार का जब एक नए जीव का निर्माण करता है, उसे मुकुलन कहा जाता है। ठीक, अब उसी प्रकार से तो आएगा हम लोगों का ये बीजाणु जनन, स्पोर्स आएगा कि नहीं आएगा? अब बीजाणु जनन क्या होता है हम आपको समझाते हैं। बीजाणु जनन में खास करके कवक और शैवाल आते हैं। बीजाणु जनन जो स्पेशल है वो लगभग किस चीज के लिए है? कवक और शैवाल के लिए।
कि जब तक से ये नए रहते हैं तब तक से ये नए रहते हैं, लेकिन जब ये एक निश्चित मौसम के बाद सूख जाते हैं तो इसके अंतर्गत बहुत बीज होते हैं, जिसके अंतर्गत बहुत बीज होते हैं, बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं। इसमें दो प्रकार के बीज होते हैं, इसमें दो प्रकार के बीज होते हैं, एक को बोलते हैं चल बीजाणु और एक को बोलते हैं अचल बीजाणु। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? ये चल बीजाणु वो है कि जब वो जमीन पे दोनों गिरेंगे तो जब पानी का मौसम, बरसात का मौसम आएगा तो ये चल बीजाणु कुछ ऐसे होते हैं। आई बात समझ में? वो क्या होते हैं कि पानी का जब उनको स्रोत मिलेगा ना तो एक जगह से दूसरे जगह तक क्या होते हैं? सफर करते हैं, भागते हैं, इसीलिए इनका नाम चल बीजाणु। और एक ये है बरसात हो या ना हो, हवा वगैरह मार दिया इधर उधर चले गए, वो बात अलग है, लेकिन ये एक जगह से दूसरे जगह तक चल नहीं पाते हैं, नहीं चल सकते, तो इसको बीजाणु को कहते हैं और चल बीजाणु। तो दोनों को मिलाकर के चल और चल को बीजाणु कह ले। तो बीजाणु जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसके अंतर्गत निहित बीजाणु यानी कि बीज एक से अधिक प्रकार के अपने जैसे नए जीवों का क्या करता है? निर्माण करता है। उस जनन को क्या कहेंगे? यानी कि इसमें बीज निहित होता है। इसमें क्या निहित होता है? विखंडन में शरीर टूटता था, मुकुलन में शरीर का एक खंड निकलता था, और बीजाणु जनन में उस जीव को अंदर बहुत प्रकार के असंख्य बीज निहित होते। तो ये क्या कहलाते हैं? बीजाणु जनन। अब आप कहेंगे कि बीजाणु जनन में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? तो आप लोग सुने होंगे क्लाइडोमोनास या हो गया यूलोथ्रिक्स। क्या हो गया? क्लाइडोमोनास या यूलोथ्रिक्स। ये वो जीव हैं जो बीजाणु जनन करते हैं। हाँ, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो इस प्रकार के गुण के अंतर्गत निहित रहती हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे कि और प्रकार भी हैं प्रजनन के, और प्रकार भी है प्रजनन के, जो कि अब हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक, तो इतना समय बिताने के लिए धन्यवाद।